देशा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा. हा प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा. राकट देशा कणखर देशा. सॉरी सर, बस यहीं पे भूल गई बीच में. बहुत बढ़िया, बहुत थैंक बढ़िया, यू, थैंक यू. फैंटास्टिक ना. सो डॉक्टर अवधेश, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हाँ, नो आइडिया, गेट आइडिया. राज के प्रोडक्शन के सभी फेवरेट है, गा नहीं राज सकते. राज के प्रोडक्शन पे ये कौन सा प्रोडक्शन है भाई? अरे अवधेश, वो बताओ ना जिसपे डांस करते हो. वो यूपी वाला गाने पे डांस करते हो बताते हैं. बजाई ले तू है, नहीं लगाई ले तू लिपस्टिक, ऐसा वाला कुछ है ना? झूलेला सारा डिस्ट्रिक्ट. हाँ, हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट है ना, जब लगाई है लिपस्टिक, ऐसे कुछ है. हाँ राइट, बढ़िया एकदम. मेरा वाला फेवरेट सॉन्ग पता कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, है ना. उसके लिरिक्स बहुत प्यारे हैं एक्चुअली. अगर आप में से किसी ने उसको कभी सुना तो होगा. राजकुमार, एक मिनट. कपूर, राज हाँ, कपूर. राज कपूर जी का है. बहुत ही मीठे हैं, राइट. अनहोनी पथ में कांटे लाख, एक्चुअली बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है ये. सो इसका यस. जो एक पैराग्राफ है ना, बहुत अच्छा है. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए. ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए. तरम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाए. बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल. ला 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 ला. ना, इसका बहुत अच्छा पैराग्राफ है ना, बहुत मीनिंगफुल है, पॉजिटिव है. इसका सेकंड पैराग्राफ भी अच्छा है. पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी. पर्दे के पीछे बैठी सावल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी. ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी. तरम पम सर को झुकाए तू, बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के. ऐसा ही बड़ा अच्छा सॉन्ग है, बहुत पॉजिटिव सॉन्ग है एक्चुअली. आई रियली लव दिस सॉन्ग. जितनी बार भी इसको सुनो ना, आप कभी भी अगर नेगेटिव हो, दुखी दुखी हो अंदर से, मैं हमेशा ये सॉन्ग बहुत मोटिवेट करता है. इसके वर्ड्स, इसके शब्द जो हैं पूरे, है ना. चलो बढ़िया है. और किसी को गाना है? नहीं. सुनीता सुनीता जी. सुनीता गुप्ता जी. सर मैं तो भजन गा दूंगी, जो बोर हो जाएगा. हाँ, एक दो शब्द भजन के हो जाए, और क्या. हमें तो गाने से मतलब है. यस यस, भजन हो जाए. तो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, है ना. राइट. प्लान दिखावेगा अच्छा आदमी, गंदा आदमी उसे ना बोल के जाएगा. नहीं, जब जब तू प्लान दिखावेगा अच्छा आदमी बिजनेस में आवेगा. सही बात है. राइट. राइट. चलो ग्रेट. आगे सब स्पीकर्स तो शुरू करते हैं हम लोग.
शुरू करिए शैलेंद्र जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र निगम है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आप लोगों के बीच में हूँ। आज के हैंगआउट का मैं आप लोगों का होस्ट हूँ। मेरा जो शहर है इंदौर, पूरी दुनिया में सबसे स्वच्छ शहर है। देश विदेश से लोग हमारे शहर को देखने आते हैं, उसकी सुंदरता को। बहुत अच्छा शहर है। हैंगआउट के बारे में आप लोगों को आज थोड़ा बता देता हूँ कि हैंगआउट, ये आप हैंगआउट मीटिंग क्यों होती है, इसको करने का उद्देश्य क्या है। इसमें हम प्रोडक्ट का नॉलेज इसमें हमें प्रोडक्ट का नॉलेज मिलता है। हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैसे होते हैं इसके बारे में हम सब लीडर्स से बहुत अच्छे से समझते हैं। दूसरा, हमें सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस सारा सिस्टम के बारे में हमें जानकारी यहीं से मिलती है। एक चीज बताना भूल गया, मैं फिर से आप लोगों को बताता हूँ। मेरे कोच श्रीमती संगीता रंगैया जी हैं और मेरे मेंटोर अंकुर रलन जी और डॉक्टर नीलम जी हैं। अब हैंग आउट चालू करूं उसके पहले एक चीज बोलता हूँ, फिर चालू करेंगे हम। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का महापर्व विजयदशमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। अब हैंग आउट में सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूँ वो, उनका नाम है संगीत गीता शिंदे जी। ये स्कूल टीचर हैं और अपनी मेहनत और लगन से ये बिजनेस कर रही हैं और होम केयर प्रोडक्ट के बारे में अपने व्यक्तिगत अनुभव हमें साझा करेंगी। गीता शिंदे जी। जी, थैंक यू शैलेंद्र जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम गीता है। बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और उसके साथ साथ ये बिजनेस भी अपनी फैमिली के साथ बिल्ड कर रही हूँ। मेरे अपलाइन है डॉक्टर अवधेश जी और वंदना जी। मेरे कोच है डॉक्टर मनीष जी और रेणु जी, और मेरे मेंटोर है अंकुर जी और डॉक्टर नीलम जी। सो आज का जो मेरा फेवरेट होम केयर प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है झूम। झूम ये एक कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड है जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आता है और उसे हमें पानी में डाइल्यूट करके यूज करना होता है, राइट। तो इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कोई भी जो चिकनाहट होती है, ग्रीस या जैसे कि बोलते हैं ना, हमारे किचन में बहुत बार हम तड़का वगैरह लगाते हैं तो ऐसा ऑयल यहाँ वहाँ थोड़ा स्प्रेड हो जाता है हमारी टाइल से, या हमारी जो चूल्हा है वो एकदम चिकना होता है, या किचन का जो ओटा रहता है बहुत बार ना। तो इसे कहा जाता है किचन किंग, राइट। किचन किंग यानी किचन में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो कि हर गृहिणी कोई भी अगर पहली बार यूज करे तो कोई इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इसे हम किचन किंग बोलते हैं जूम, जो इस तरह से डिजाइन किया गया कि हर तरह के दाग धब्बे चिकनाहट जैसे कि ग्रीस वगैरह जैसा जिद्दी दाग होते हैं ना, उन्हें भी आसानी से ये साफ कर देता है। तो इसलिए जैसे हमारे घर में फैन वगैरह होते हैं तो जैसे बाहर से बोलते हैं ना, हवा में भी इतना प्रदूषण वगैरह होता है तो उसमें भी एक चिकनाहट जम जाती है और गंदे हो जाते हैं ना, तो उसे भी हम स्प्रे करके ये साफ एकदम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। और ये जैसे कि मैंने किचन में यूज किया तो इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके बाद पानी से उसे साफ करूं। जैसे कि अभी मुझे रेगुलर यूज करना है ना, तो हम रोज किचन साफ करते हैं तो इतना ज़्यादा जिद्दी दाग वगैरह हमारे किचन में नहीं होते ना, तो हमें 2 भाग पानी के और 1 भाग झूम का इस तरह से लेके हम रोज के लिए यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा स्प्रे कर दिया अपने किचन में खाना वगैरह होने के बाद, और सिर्फ एक कपड़े से पोंछ दिया, हो जाता है। यानी ये अपना कोई भी क्या बोलते हैं दाग वगैरह खुद का ऐसा कुछ छोड़ता नहीं है। बस हम एक गीला कपड़ा लेके साफ कर सकते हैं, या अगर हम सीलिंग फैन है तो उस पे मैंने स्प्रे करके 5 मिनट रख दिया और उसके बाद एक कपड़ा लेके सिर्फ ऐसा साफ उसके ऊपर से घुमा दिया तो एकदम चकचे की तरह साफ हो जाता है। ये अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ता है। जैसे कि किचन में मैंने बोला ना, हमने डाला स्प्रे करके 5 मिनट छोड़ दिया,
तो फिर मुझे पानी से लेके नहीं धोना है, बस एक कपड़ा लेके मुझे जो भी सेगड़ी है या ओटा है उसके ऊपर से एक कपड़ा मैं घुमा दूंगी तो वो एकदम क्लीन कर देता है। और जैसे कि हम बोलते हैं ना, एक्स ब्रांड के जो भी हम पहले यूज करते थे तो हाथों में थोड़ा जलना वगैरह ये बातें, तो इसमें ये भी नहीं है, ये कम्प्लीटली सर सॉरी तो इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह यूज नहीं किया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पूरे डाल के बनाया जाता है, तो ये यूज करने में बहुत ही आसान होता है और सेफ होता है। और इसलिए जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज हम किचन में होता है ज़्यादा, जहाँ चिकनाट वगैरह होती है, और जहाँ कोई होटल है या कहीं पे कुछ तेलीय पदार्थ जो भी हम खाते हैं ना होटल में वगैरह, ज़्यादा बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हम अगर ये यूज अगर हम किसी को देते हैं या सजेस्ट करते हैं तो एक पार्ट झूम का और एक पार्ट पानी का इस तरह से हम यूज करते हैं, तो वो कितनी भी चिकनाहट हो तुरंत साफ कर देता है। इसीलिए हम इसे किचन किंग कहते हैं। सो थैंक यू, बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैडम जी। आपने किचन किंग प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि किचन को जितना भी वो उसका प्लेटफॉर्म भी जो गंदा होता है तो उसको भी वो अच्छे से साफ कर देता है। अब अगले लीडर्स को मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ जो हमें न्यूट्रलाइट रेंज के बारे में बताएंगे, डॉक्टर मितवा जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मितवा है। डॉक्टर मनीष सर ने इंट्रोड्यूस किया है मुझे एमवे प्रोडक्ट में। जब से इंट्रोड्यूस किया है तब से मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं खुद यूज़ करने के लिए, और पेशेंट को भी मैं दे रही हूँ। तो उसमें से सबसे बड़ा प्रोडक्ट है मेरे लिए राइट नाउ इज कैलमेक डी प्लस K2। तो कैलमेक डी प्लस K2 में पहले K2 नहीं आता था, अभी न्यूली ऐड किया है विटामिन के, विच इज नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन। अपना जो बोन का स्ट्रक्चर रहता है उसमें विटामिन K2 ऐड करने की वजह से कैल्शियम और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन अभी और जल्दी से हो रहा है। सो ये अपना कैलमेक डी प्लस में 5 तरह के न्यूट्रिएंट है। उसमें है कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड विटामिन K2। तो ये सभी चीजें अपने बोन के स्ट्रक्चर में हेल्प करती है, कहीं ना कहीं वो हेल्प करती है। विटामिन डी सपोर्ट करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी ही नहीं है अपने बॉडी में, हम लोग काफी सारी बार देखते हैं कि पेशेंट में विटामिन डी का रिपोर्ट कराए तो वो कभी भी 8 9 10 से ज्यादा ऊपर आता नहीं है। तो विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कैरी करने के लिए कोई है ही नहीं। इसके लिए विटामिन डी इज वेरी नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ कैल्शियम। तो वो सपोर्ट करता है कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। विटामिन K2 है, वो नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। मैग्नीशियम, स्टिल मैग्नीशियम आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बोन स्ट्रक्चर। जिंक जो रहता है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। और मैंगनीज है, वो नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू के नॉर्मल फंक्शन में वो हेल्प करता है। अभी ये अपना जो सोर्स है वो कहाँ से आता है कैल्शियम, तो वो डिराइव्ड होता है एल्गाई सोर्स विच इज फाउंड इन अ डीप वाटर आइलैंड। सो ये तो हुआ कैलमेक डी के बारे में। अभी इसमें टोटल 90 टैबलेट्स आती है हम लोगों को। जिसमें ज्यादा ज्यादा कमी है उसको दो मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम ऑलवेज आफ्टर मील, क्योंकि कभी कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ हो जाता है तो उनको मील के बाद खाने के लिए लगा सकते हैं। और हाँ, अगर बहुत ज्यादा कमी नहीं है तो आई ऑलवेज एडवाइज के वंस इन अ डे, रात को खाने के बाद या सुबह खाने के बाद यू कैन गिव इट टू देम। और आप देख सकते हो ये 90 टैबलेट है, कुछ अपने को कुछ 900 रुपीज में मिलती है। सो
पेशेंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये आराम से 3 महीना चलेगी, और इसको हम लोगों को बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कैल्शियम विटामिन डी जो हम सबको पता है कि 3 महीने लेके बाकी सब कैल्शियम किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब होता नहीं है, निकलता नहीं है, तो हम लोगों को 1 महीना बीच में ब्रेक करना पड़ता है, तो उसके बाद में स्टार्ट करना पड़ता है। बट इसमें ये परेशानी नहीं है, हम लोग पेशेंट को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, और it is very useful for a menopausal woman because during the menopause calcium and vitamin D loss होता ही है, और 80% women right now suffering from osteoporosis and osteopenia. So it is a very good drug, it very good supplement, not a drug, for the female as well as male, both of them. Or I don't know, I can share my screen or not, but I have a reports patient, मेरे पास 2 से 3 पेशेंट है जिसका विटामिन, मेरा खुद का विटामिन पहले बहुत, विटामिन डी बहुत कम था, मैं कम से कम 3 महीने से ले रही हूँ। share the reports, you can share if it is possible. I don't know सर कैसे शेयर करना है, अच्छा, no पर worries. मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, बिकॉज हाँ मेरे पास है 2 पेशेंट के तो पक्के रिपोर्ट्स है, अभी ही करा है मैंने, उसका विटामिन डी इज 36 राइट नाउ। उसने ये सेकंड बॉटल अभी ही मैंने उनको दिया, सेकंड बॉटल, और एक का अभी 16 है, बट जस्ट 1 मंथ ही हुआ स्टार्ट किए हुए, तो भी 8 पे से 16 पे आ गया, तो डेट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। और यस, और मेरा खुद का विटामिन डी इज वेरी लो, वॉज वेरी लो, मैंने 3 महीने पहले अभी कराया था, जब भी ये शुरू किया उससे बाद में इट इज 24 या 26, इट इज राइट नाउ 26। so yeah, it is actually it is very helpful product for a female। and मेरी मम्मी का, my mummy is having a multiple problem regarding bone, so I started vitamin D का calmec D, तो I can see the improvement। osteopenia है, I cannot reverse osteopenia, but आगे उनका further deteriorate ना होए, definitely it will help। thank you sir, thank you, back to the host, thank you। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मितवा जी, आपने केलमन डी न्यूट्रलाइट केलमन डी प्लस K2 के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, और इसके बारे में मैं बताऊं कि मैं खुद भी इसको लेता हूं, ये टेबलेट एक रोज लेता हूं, क्योंकि 2 साल पहले मेरे पैर में क्रैम्प आता था एक साइड में, तो डॉक्टर ये अपने संगीता मैडम ने मुझे बताया था कि तू ये ले, तो जब से मैं लगातार ले रहा हूँ तो क्रैम्प का समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब अगले लीडर को न्यूट्रलाइट रेंज प्रोडक्ट के बारे में ही बताने के लिए श्यामजीत जी को बुला रहा हूँ। श्यामजीत जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि होस्ट ने बताया, मेरा नाम श्यामजीत यादव है और मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। उसके साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को अपनी पूरी फैमिली और अपने अपलाइन कोच और मेंटर की सहायता से बिल्ड कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट में मतलब कोई भी चॉइस है, कुछ भी आप बोल सकते हो न्यूट्रलाइट के रिलेटेड। तो आज मैं तुलसी के बारे में बताऊंगा। तुलसी एक ऐसा प्रोडक्ट है कि तुलसी जो है कि आप देखेंगे हर घर में, इंडिया के हर घर में पाई जाती है और इसकी बहुत वैरायटी है। वैरायटी में देखेंगे तो बहुत कलर की भी मिलेगी और बहुत डिजाइन की भी मिलेगी। तुलसी तुलसी को लोग पूजा भी करते हैं उसको, और पूजते भी हैं लोग। और उसके साथ साथ तुलसी जो है ना, बहुत पूजनीय है हर घरों में। तुलसी हमें हेल्प कैसे करती है, इससे पहले हम लोग बचपन में थे तो अगर सर्दी खांसी हो जाती तो हमारे घर में तुलसी का काढ़ा या चाय की पत्ती में तुलसी पत्ती डाल के काढ़ा बना के साथ दिया, तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी और जिससे हम पहले से बेटर में महसूस करते थे, अच्छा महसूस करते थे। और उसके साथ साथ जो तुलसी तुलसी जो है कि बहुत मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। और उसके साथ साथ जो है कि ये जिस एमओ जो हमारी कंपनी जो तुलसी बनाती है न्यूट्रीलाइट तुलसी,
वो जो बनाती है उसमें कैसा है ना कि कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डालती है, और नहीं कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिक्स करती है, नॉन जीएमओ सर्टिफाइड है, और उसके साथ साथ वो डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्टेड है। और इसके जो पार्ट हैं, लोग बोलते हैं ना कि अगर एक एक पार्ट का बना तो सेकंड वाला जो बैच आएगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि अलग रहेगा। बट वो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जो सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक, जो सबसे बेस्ट रहते हैं उसी को वो यूज करते हैं। और जो न्यूट्रीलाइट तुलसी है उसमें एक तुलसी, एक टैबलेट को 100 पत्तियों से बनाया जाता है, 100 पत्ती से। और हम लोग बचपन की शायद 2-4 पत्ती लेके ऐसे खाते थे, तो 100 पत्तियों से बनाया जाता है। तो उसके साथ साथ एक टैबलेट जो है कि बनने के बाद जिसको हम प्रोवाइड करते हैं, वही बंदा जो पहले वो उसको टच करता है, उसके बीच में कोई उसको टच नहीं कर सकता। इसको बोल सकते हैं कि प्योरिटी में अच्छा है, सेफ्टी है, पोटेंसी भी है, इसका पोटेंसी भी बहुत अच्छा है। और इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं है, जिसको आप ले सकते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, उसके साथ साथ तमाम प्रकार की बीमारियों से लड़ने में मजबूत रहता है। मैं एक इंफॉर्मेशन टेस्टिमनी शेयर करूंगा तुलसी के बारे में। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास तुलसी के बारे में, क्योंकि मैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री से, तो मेरे को बहुत से लोगों से मिलना रहता है, बीच बीच में मैं मिलते जाता हूँ। ऐसे मैं एक डॉक्टर्स को मिलने गया था, लेडीज डॉक्टर को। तो मैं गया मिलने के लिए, तो उनको जो है कि एलर्जी खांसी थी, और एलर्जी खांसी थी, वो बहुत सारे जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं, बहुत सारे ड्रग्स उन्होंने यूज किए। तो मैं गया, तो मैंने पहले तो अपने बारे में बात किया, बात करने के बाद मैंने पूछा कि मैडम मैं आपसे कुछ बात करूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हो। मैंने मैडम आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ ऐसा है कि अगर पेशेंट आपके पास पेशेंट ही आएंगे, दूसरा कोई आने वाला नहीं है। अगर पेशेंट आएंगे आपका हेल्थ देख के वो खुद ही शर्म के मारे नहीं बात करेगा कि क्या मैं इनसे दवा लूं कि नहीं लूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो सही बोल रहा है, मैं काफी दिन से 1 से 1.5 महीने हो गए, मैं सब जितने भी मेडिसिन है सब मैं ट्राई करके देखी, लेकिन अंग्रेजी, आयुर्वेदिक, मतलब होम्योपैथिक में भी देखा उन्होंने, लेकिन उनको रिलीफ नहीं हुआ। तो मैंने बोला श्यामजीत, आपकी आवाज गई, या फिर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए ठीक है, मल्टीविटामिन लेके? हाँ मल्टीविटामिन लेंगे। तो मैडम ने बोला कि कैसे लेना है। मतलब मैडम, मैंने उनको 2 टैबलेट बोला, 2 सुबह 2 शाम को, 2-2 गोली, मतलब मैं 2 गोली आपको सुबह, 2 गोली शाम को लेना रहेगा। तो मैंने दे दिया, मैं देख के चला आया। उनको बोला कि मेरा इतना पैसा, मैंने पैसे भी बोला उनको, मतलब मैडम इतना पैसा मेरे को चाहिए आपसे। अरे तू मेरे से इतना लेगा? मतलब मैडम आप पेशेंट से चार्ज करते हैं तो मैं भी आपसे चार्ज करूंगा। तो उन्होंने अच्छा ठीक है, ला के मेरे को दे दे, मैं यूज करती हूँ। तो आफ्टर 10 डेज, 10 डेज यूज करने के बाद उन्होंने सामने से उनका फोन आया मेरे को कि श्यामजीत कहीं बिजी तो नहीं हो? मतलब नहीं मैडम, मैं कहीं तो बिजी नहीं हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो मैंने दिया था, उनको रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, क्या नहीं मिला, किस कारण फोन करें पता नहीं। तो मतलब मैडम बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, मैं खाली हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, वो जो दिया था ना तू, न्यूट्रीलाइट तुलसी, बहुत ही अच्छा है। और मेरा खांसी चला गया। अभी क्या करूं मैं उसको, अभी बहुत सारा टैबलेट बचा भी है। तो मतलब बचा है मैडम, उसको खा लीजिए। बोले अभी मेरा खाने का मन नहीं है। मतलब अगर आपका खाने का मन नहीं तो आपके घर में अगर कोई आपके मम्मी पापा या ऐसा कोई है, आप उनको दे दीजिए। तो उन्होंने अपने मम्मी को जो है कि दिया, वो मम्मी को दिया, उनको अस्थमैटिक था, तो वहां पे भी उनको रिलीफ हुआ। तो उन्होंने बोला मेरे मम्मी को भी अस्थमा में भी रिलीफ मिला। तो अभी क्या करूं उनके लिए, और क्या ऐड कर सकते हैं? मैं बोला कि मैडम
आप उनके लिए दूसरा टैबलेट ऐड कर, वसाखा मुलेठी सुरासा। तो वहां पे तुलसी जो है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हमने यूज किया है तो हम किसी को बोल सकते हैं, या आगे से किसी का टेस्टिमनी है, वो टेस्टिमनी आप किसी के सामने अगर शेयर करेंगे ना, या उसका कुछ वीडियो है, तो सामने वाला बंदा और आपसे ज्यादा उसके बात पे विश्वास करेगा। तो अभी मैं किसी का रहता है ना, तो उनका टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। मैंने एक पर्सन थे या डॉक्टर थे या ऐसा बोल के मैं फिर सामने वाले को रिटेल करता हूँ। तो उससे जो है कि मेरा रिटेलिंग जो है ना इजी हो जाता है, और ज्यादा मेरे को तुलसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना नहीं पड़ता, क्योंकि तुलसी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लोग जानते भी हैं, और हम थोड़ा सा ऐड करते हैं बस। जो हमारा बेसिक पॉइंट है कि एक तुलसी में 100 पत्ती से बनती है एक टैबलेट जो है, उसको कोई टच नहीं करता। तो जो बेसिक पॉइंट है वो वही मैं ऐड करता हूँ, 4-5 पॉइंट। उसके बाद इजिली अगर सामने वाले का अगर ओपन माइंड है तो लेता है, नहीं ओपन माइंड है कोई नहीं। तो हियर आई बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामजीत जी यादव जी, आपने तुलसी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इसकी खासियत यही है कि 100 पत्तियों से एक टेबलेट बनती है। किसी को भी बोलो तो वो अपनी बात पे यकीन करता है। मेरे दोस्त को भी अभी 2-3 दिन पहले की बात है, खूब खांसी हो गई थी, पर मैंने फिर ले जाके दी उनको ये टेबलेट, तो उनको काफी फर्क पड़ा। अब अगले लीडर को बुलाने मैं बुला रहा हूँ, जिन्होंने हाल ही में सुनी गई सीडी से क्या सीखा वो हमें बताएंगे। अंजलि यादव जी। अंजलि नहीं है, नेक्स्ट स्पीकर। ठीक ठीक है। तो अब मैं जिन लीडर को बुला रहा हूँ वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, उमेश यादव जी। हाल ही में पढ़ी गई पुस्तक के बारे में क्या सीखा वो हमें बताएंगे, और बुक के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं वो, और उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो जब भी समझाते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। उमेश यादव जी, ओवर टू उमेश यादव। Thank you so much, शैलेंद्र जी। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि शैलेंद्र जी ने नाम बताया, नाम है उमेश यादव एंड प्रोफेशनली फार्मासिस्ट हूँ। एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रन करता हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को पूरी फैमिली के साथ बिल्ड करता हूँ। मेरे जो कोच हैं डॉक्टर मनीष एंड रेनू मैम, एंड मेंटर्ड बाय अंकुर जी एंड डॉक्टर नीलम जी। ठीक है। और जैसा शैलेंद्र जी ने बोला ना कि बहुत सारी किताबें पढ़ते रहता हूँ, तो ये मेरा भी बहुत फेवरेट है। जब बुक के बारे में मिलता है कुछ बात करने के लिए, तो ऐसा लगता है कि क्या क्या दे दें, क्या निकाल के दे दें ना, कितना जो पढ़े हुए हैं वो रिटर्न में कैसे जा पाए। और उस एक हैबिट की वजह से, सिंगल एक हैबिट्स की वजह से, बुक रीडिंग की वजह से, आप इस तरह समझ सकते हैं कि बिजनेस में टिका रहने का मेरा अगर कोई एक सिंगल वो है ना, तो वो शायद बुक रीडिंग है। और भी मल्टीपल हो सकता है, बट मेजर जो है ना, जो कड़ी है जो जोड़े रखती है, वो शायद बुक रीडिंग है। बाकी और भी चीजें हैं। तो बहुत सारी किताबें डेफिनेटली पढ़ते रहता हूँ, बट आज जो किताब की बात करूंगा वो है, आई थिंक नाम दिख रहा होगा, हिंदी में है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योर सेल्फ, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। बहुत पहले ये मनीष सर से रिकमेंडेशन मिला था, आई थिंक रॉबी जी ने बताया था, फिर डॉक्टर मनीष ने ये वो किया था। तो तभी पढ़ा नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे ये सडनली, मनीष सर हमेशा बोलते हैं किताब को आप नहीं चुनते हो, किताब आपको चुनती है। और ये मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ कि किताब हमें चुनती है कि कब क्या पढ़ना है करके। तो ये किताब को हाफ फिनिश कर दिया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम द सीक्रेट पढ़ते हैं और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पढ़ते हैं, ये सारी किताबें अगर पढ़ के खत्म हो गई हो ना, तो ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये उसी का एक्सटेंशन है। जब आप सीक्रेट्स जो पढ़े हैं, या पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स पढ़े हैं, या तो पढ़े हैं व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, ऐसी जब किताबें पढ़ के खत्म किए हैं, और उसके बाद जब ये किताब हाथ में लेते हैं ना, तो सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं। वो बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, फीलिंग, ये सारी जो चीजें हैं ना, कैसे एकदम क्वांटम फिजिक्स के साथ मर्ज होके एक रिजल्ट प्रोड्यूस करती है जब ये किताब पढ़ेंगे वो सब किताबों के बाद। हाँ, ये भी एक कॉशन है, ये किताब किसी नए को नहीं दे सकते पढ़ने के लिए। जो शायद बिगनर है
उसके लिए शायद ये किताब बहुत लेंदी लगेगा, थोड़ा सा मतलब नॉन फ्रिक्शन भी है तो थोड़ा सा वो भी जाएगा ऊपर से। तो बेसिक किताबें खत्म होने के बाद अगर इसको पढ़ते हैं तो वो एक्सटेंशन है, और बहुत सारे इसमें पॉइंटर्स हैं जो हम देखते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है। इसमें ना एकदम पूरा साइंटिफिकली एक एक पॉइंट से एकदम प्रूफ करके ऐसे बताया हुआ है, कनेक्ट करके बताया हुआ है कि कैसे ये काम करता है। मैं ये किताब बहुत पहले पढ़ा था, फीलिंग इज द सीक्रेट। फीलिंग इज द सीक्रेट। तो जो चीजें लाइफ में हो रही है, घट रही है, हम घटा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें शायद फीलिंग जो है वो सीक्रेट है। तो वो जो किताब पढ़ा था वहां से जो पॉइंटर्स थे, इस किताब की वजह से वो भी डॉट कनेक्ट हो गए कि क्यों फीलिंग सीक्रेट है कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इसमें फीलिंग्स का क्या रोल आ जाता है, वो इस किताब जब पढ़ने के बाद ये डॉट्स कनेक्ट हुए। तो कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाया है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये टॉपिक मिला है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे मिला है, तो मैंने ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं इसमें से निकाल पाए। बट एक सवाल था इसमें, किताब को स्टार्ट में ही एक सवाल था, क्या हम अपने माइंड का यूज कर अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं? लाइफ में जो घटित हो रहा है, जो रियलिटी बन रहा है या जो रियलिटी बनेगा, क्या अपने माइंड का इस्तेमाल करके, यूज करके उसको हम क्रिएट कर सकते हैं? सवाल है हाँ। हम चाहे या ना चाहे, अगर हम चाहेंगे भी कि हाँ कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना है तो भी हकीकत है, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको पता ही नहीं है कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या निकल रहा है, तो भी ये हकीकत है। क्योंकि तब वो अनजाने में बन रहा है। एक तो जानबूझ के कुछ क्रिएट करना हो गया, और दूसरा हो गया कि अनजाने में कुछ क्रिएट कर रहे हैं करके। तो ये सवाल था। दूसरा इसमें एक बहुत बोल्ड अक्षर में लिखा था कि जैसे पार्टिकल्स का स्टडी जो है ना साइंस का फील्ड है, पार्टिकल्स के बारे में साइंस में स्टडी होती है, उसी तरह माइंड जो है ना, माइंड वो गॉड का यंत्र है, भगवान का यंत्र है, या ऊपर वाले का यंत्र है, ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो स्टडी है ना, वो धर्म क्षेत्र के क्षेत्र में आता है। वो साइंस के जैसे पार्टिकल्स का स्टडी साइंस कर रही है, तो माइंड का स्टडी के लिए फिर वो धर्म का ये उसका दायरा है, उसका फील्ड है, उसके फील्ड के अंदर ये आता है। विचार जो है, थॉट जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है। इसमें एक बहुत अच्छा ये बताया हुआ है, एक समझ लो जैसे कोई फॉर्मूले जैसे दिए जाते हैं ना, कि इसे फॉर्मूला देके किसी चीज को एक्सप्लेन करना, तो वैसे एक देके बताया है कि विचार जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज है, और जो एहसास है, हमारी जो फीलिंग है, वो मैग्नेटिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज, तब हम जिन विचारों पे मंथन करते हैं, जो थॉट पे हम मंथन करते हैं, तो वहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकलना शुरू होते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो, विचार जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलना शुरू होते हैं। और वही जो एहसास है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस मैग्नेटिक फील्ड, तब ये क्या करते हैं, जिस विचार पे हमारा एकदम दिमाग अटका हुआ है ना, एकदम लगा हुआ है, वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कंबाइन हो गए हैं, तो उस वजह से रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। और इसमें एक बहुत सिंपल और सरल भाषा में लिखा हुआ है कि थॉट जो होते हैं ना, विचार, वो हमारे माइंड की भाषा है। अगर हमारे ब्रेन की अगर कोई भाषा है तो थॉट्स है। और एहसास जो है, फीलिंग जो है, वो शरीर की भाषा है। कोई चीज सुने, बहुत रोमांचित हो गए, गूज बम्प आ गए, कहीं गए बहुत ठंडा है वहां पे एकदम ठंडी लग रहा है, कहीं गए बहुत गर्मी है वहां बहुत गर्म हो रहा है, तो ये क्या है, शरीर की भाषा है। और अगर ये दोनों मेल खाते हैं ना, अगर ये दोनों का तालमेल सही है, अगर ये माइंड की जो भाषा है और शरीर की जो भाषा है, अगर ये दोनों में तालमेल अच्छा है, तो आप जो चाहो वो प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों में विरोधाभास है, माइंड की भाषा अलग है और शरीर की भाषा अलग है, तो आप सबको पता होगा कि क्या प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए ज्यादातर लोग एवरेज रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माइंड की भाषा अलग है और जो शरीर की भाषा है, जो एहसास है, वो अलग है। दोनों का कभी
ये जो वेव्स है वो सेम डायरेक्शन या सेम लेंथ में नहीं होती, इसीलिए वो जो चाहते हैं वो चाह के भी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों भाषाओं में बहुत अंतर है। जैसे हम कह कुछ और रहे हैं और इशारा कुछ और कर रहे हैं, तो वहां से रिजल्ट सही नहीं निकलेगा। किसी को हम कह रहे हैं कि नहीं यार भूख नहीं लगी है, लेकिन कह रहे हैं ऐसा, बट इशारा कुछ और कर रहे हैं कि हाँ दे दो दे दो, बट कह रहे हैं कि नहीं भूख नहीं लगी है, तो वहां आदमी कंफ्यूजन में रहेगा। इसी तरह यूनिवर्स भी कंफ्यूजन में रहता है जब माइंड की भाषा अलग चल रही है और बॉडी की लैंग्वेज जो है, शरीर की भाषा अलग चल रही है, तो वहां से भी वो रिजल्ट या जो डिजायर चीजें हैं वो शायद प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। ये था ब्रेकिंग योर हैबिट बीइंग योर सेल्फ से कुछ चीजें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन पॉइंटर्स नहीं बना पाया हूँ, इसलिए इतनी बातें इस पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली इस पे पॉइंटर्स के हिसाब से बात करेंगे। एक और बुक कल मैंने स्टार्ट किया, प्रेडिक्टेबल रिजल्ट इन अनप्रिडिक्टेबल टाइम। ठीक है, क्योंकि ये बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ ब्रेकिंग योर हैबिट्स, वो खत्म होने वाली है, हार्डली 1 या 2 दिन बच है उसको खत्म होने में। तो मैंने एक नई बुक स्टार्ट की और थोड़ा सा हैवी जा रहा था, तो मैं थोड़ा चेंज के लिए भी ऐसा कभी कभी करता हूँ कि एक बुक के बीच में दूसरी बुक घुसा देता हूँ, जब कभी ऐसा लगता है कि हाँ वो बुक थोड़ी हैवी जा रही है। बट ये बुक के बारे में एक खाली केस स्टडी मैं शेयर करूंगा, ये प्रेडिक्टेबल रिजल्ट इन अनप्रिडिक्टेबल टाइम, फोकस के ऊपर है स्टोरी ये, और ये रियल केस स्टडी है। 1 मिनट। ये फोकस के ऊपर है कि अगर फोकस हट जाए किसी इंसान का तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में है। एक केस स्टडी है दिसंबर 1972 का। ठीक है, ईस्टर्न एयरलाइन से एक जंबो जेट उड़ी और उसको न्यूयॉर्क से उड़ी, वो उसको मायामी जाना था, उसको मायामी के लिए लैंड करना था, और वो न्यूयॉर्क से निकला। और जब उनको लैंडिंग करना था ना, जब लैंडिंग का टाइम आया, तो जब उन्होंने गियर लैंडिंग गियर को ऑन किया तो उसकी लाइट नहीं जली, उसका लाइट ऑन नहीं हुआ, और सारा क्रू परेशान हो गया कि शायद वो लैंडिंग गियर खुला नहीं, और अगर लैंडिंग गियर खुला नहीं तो सेफ लैंडिंग नहीं हो सकती। ये एकदम क्लियर था। तो सारा क्रू उस लाइट के चक्कर में पड़ गया कि यार ये लाइट क्यों ऑन नहीं हो रही, ये लैंडिंग गियर ऑन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, और हार्डली वो 5-10 मिनट का टाइम या 2-4 मिनट का टाइम था वो लैंडिंग का। सारे लोगों का फोकस तो लैंडिंग गियर की लाइट पे चले गया, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनका एल्टीट्यूड है वो जो एकदम लो जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है। और सारा फोकस जब उस लाइट की पे होने की वजह से उनका जो मेन एम था ना, सेफ लैंडिंग। देखो, फ्लाइट का मेन गोल क्या था, उसको सेफ लैंड कराना। उस बल्ब का जलना नहीं जलना वो पार्ट था, वो टेक्निकल पार्ट था, लेकिन उनका मेन फोकस गोल क्या था कि वो सेफ लैंडिंग कर जाए। लेकिन सेफ लैंडिंग से उनका ध्यान हट गया और पूरा का पूरा फोकस चले गया उस बल्ब के ऊपर, और वो प्लेन क्रैश हो गई। जितने भी उसमें थे सारे के सारे लोग उसमें डेड हो गए। ठीक है, और बाद में जब उसमें से वो ब्लैक बॉक्स निकाल के उसका स्टडी किया गया, तब पता चला कि लाइट बल्ब फ्यूज था, लैंडिंग गियर खुला हुआ था, उसका प्रॉब्लम नहीं था। जस्ट खाली फोकस शिफ्ट हो जाने की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। जबकि अगर उन्होंने फोकस किया होता कि सेफ लैंडिंग कराएं तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती। और इसी तरह मतलब ये जो ऑथर है, ये जो इसमें ये केस स्टडी के थ्रू बताना चाहते हैं कि अगर हमारा कोई फोकस है और फोकस पे से अगर ध्यान हटता है तो अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट किस तरह से लाइफ में आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, चाहे फैमिली के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, कोई रिलेशंस के लिए हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो। तो ये केस स्टडी था। और इस बुक में ऐसे छोटे छोटे केस स्टडी बहुत सारा है जो शायद समय समय पे हमको रिफ्रेश करते रहना चाहिए, जिसको जाल सर बहुत प्रमोट करते हैं। मैं उनके मुंह से इस बुक के बारे में बहुत बार सुनते रहता हूँ कि हर 2-4-6 महीने पे इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ क्लियरिटी चाहिए तो ये बुक बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी।
आपके पास तो ज्ञान का सागर है। आपको जितना सुनो उतना कम समय कम पड़ता है मुझे। आप हमेशा जब भी मैं आपको सुनता हूँ, आपको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिजनेसमैन प्लस एक साहित्यकार हैं। थैंक यू, थैंक यू। अब अगले लीडर को मैं बुला रहा हूँ, वो हमें बताएंगे अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाएं। डॉक्टर मनीष यादव जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी इनवाइट करने के लिए, और आप सभी को हैप्पी दशहरा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और मेरी वाइफ रेनू के साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरे कोच एंड मेंटोर है मिस्टर अंकुर एंड डॉक्टर नीलम रलन। सो मेरा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड नेटवर्क। सो मेरे हिसाब से ये सवाल आने से पहले ये सवाल आना चाहिए, व्हाई टू बिल्ड नेटवर्क। सॉरी, मैंने जब एमवे का पूरा बिजनेस प्लान देखा था ना, और उसके बाद जब कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग्स में मैं बैठता था, एवरी फ्राइडे हम फिजिकल मीटिंग अटेंड करते थे, बोरीवली में होता था प्रबोधन ठाकरे हॉल में। वो एवरी सेशन जब मैं बैठ के हर स्पीकर आके जब वही सेम प्लान जो अभी हम ईडब्ल्यू में देखते हैं ना, सेम प्लान कोई अलग अलग बंदा आके बता रहा है, सेम प्लान। तो मेरा जो 1-1.5 साल तक जो मैंने सुना एमवे बिजनेस का, जो सारांश मैंने पकड़ा और जिस चीज ने मेरे को इस बिजनेस के लिए एक्साइट किया, वो 2 वर्ड्स थे। प्रोडक्ट्स क्या है, लोग क्या है वो अलग बात है, बिजनेस का जो पल्स मैंने पकड़ा और जो मेरे लिए मतलब एक सेंटर पॉइंट था कि यार मैंने इसलिए एमवे करना, क्योंकि काम करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, एमवे क्यों करना। तो मेरे लिए पॉइंट था, वो था, एक वर्ड था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये जब जब स्पीकर्स जो स्पीकर्स आके इस वर्ड के बारे में अलग अलग तरीके से अपने तरीके से एग्जाम्पल से समझाते थे, वो मेरे दिमाग में घर हो। और फिर जब एसेट्स के बारे में पढ़ने लगा, मैं समझने लगा धीरे धीरे, तो मुझे समझ में आया कि एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स तभी हमारे बिल्ड हो सकते हैं अदर देन इन्वेस्टमेंट। पीपल की अगर बात कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस से हमने एसेट्स बनाना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन का समावेश होना बहुत जरूरी है। अगर कल को मैं अपने फील्ड में भी एसेट बेस्ड इनकम करना चाहता हूँ, तो ये 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। फिर एमवे बिजनेस पे आते हैं। यहाँ बैठा हुआ जितने शख्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि उनका एमवे बिजनेस ग्रो। ऐसा तो कोई नहीं है जो नहीं चाहता कि ग्रो नहीं, और सबके मन में इच्छा होती है और सब लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। सक्सेस आगे पीछे सब होती रहती है, बट डेफिनेटली एवरीबडी इज पुटिंग देयर हार्ड। तो मैं यहाँ पे आपके साथ में मेरा कुछ अनुभव शेयर करूंगा, बिकॉज कोई स्पेशलाइज ट्रेनिंग तो है नहीं अभी यहाँ पे। आपका कोच, आपके मेंटोर जो है, वो आपको एक्चुअली टेलर में ट्रेनिंग दे सकते हैं कि ये कैसे करें। तो मैं पहले सोच रहा था कि इसको टेक्निकली बताऊं, बट मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो मैं 10 मिनट इसमें लूंगा टॉपिक पे, और मैं अपने उदाहरण से ये समझाने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या समझा और मैंने अपने आप पे कैसे कैसे इसको डेवलप किया और कैसे मैंने इसका यूटिलाइजेशन किया फॉर बिल्डिंग अ नेट। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आप सब लोग समझते हैं, बट मैं जो नए लोग हैं उनके लिए समझा दूं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है 2 + 2 4, 4 + 4 16, है ना, प्लस नहीं। जब वो मल्टीप्लीकेशन आप करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। मल्टीप्लीकेशन का पावर पता है आपको? कैल्सी ले लो, कैल्सी। अभी मत करना, एक बार ट्राई करना। मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने भी कहीं किताब में ही पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट। 2 × 2 करो 4, 4 × 4 करो 16। मतलब जो जो नंबर आएगा उसी को एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करो। विद इन 4-5 मिनट्स आपका कैल्सी ना बोलेगा ना अब मत करो, क्योंकि इतने नंबर्स हो जाएंगे कि वो आगे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। बट प्लस आप करोगे ना, प्लस बहुत टाइम तक कर सकते, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। हमारे एमवे बिजनेस में जो कॉन्सेप्ट है, जो जिसके लिए हम अट्रैक्ट होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे हो सकती है। डुप्लीकेशन की बात करें, सो वन इज दिस, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या ये मेरे प्रैक्टिस में हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अगर नौकरी कर रहा हूँ तो वहां हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता।
मैं कोई भी काम कर रहा हूँ नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एमवे बिजनेस में डेफिनेटली हो सकता। ये बड़े बड़े लोग जो बी क्वाड्रेंट वाले हैं, अमीर से अमीर से अमीर अमीर कैसे बनते हैं? क्योंकि वो उस ब्रैकेट में आ गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनका हो सकता है। पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मुझे पहले ऐसे लगता था कि यार एमवे में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। माय गॉड, सिल्वर जाना है तो बहुत लोग चाहिए यार, बहुत लोग चाहिए। शिट, ऐसा मेरे को डर भी लगता था कि यार अभी तो मैं 4 लोग को संभाल नहीं पा रहा हूँ, इतने लोग कहाँ से आएंगे यार। 15% के लिए भी ऐसे ही लगता था, 9% के लिए भी ऐसा लगता था, अरे 6%, 3% के लिए लगता था यार 2 लोग को स्पॉन्सर कैसे करूँ मैं, कैसे 6% जाऊँ। तो हमको कई बार ऐसे लगता है कि यार जो सच है कि यार सिल्वर जाना है, 15% जाना है, तो 10-12 लोग चाहिए, 50 लोग चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो दिमाग में कई बार ऐसा लगता है बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग चाहिए। और आपको सच्ची बता दूं, मैं जब सिल्वर क्वालिफाई हुआ था, मुझे पता ही नहीं था डॉक्टर अवधेश का कैसे 4000 पीवी हो गया। मुझे आइडिया ही नहीं था, और मैं उतना ज्यादा वहां काम भी नहीं कर रहा था। रेनू इन्वॉल्व होगी थोड़ा बहुत, बाकी लीडर्स ने किया, वंदना ने, गीता, बहुत लोग थे उसमें। और इनफैक्ट बाकी लेग्स में भी कहाँ से पीवी आया समझ में नहीं आया। और एक लेग तो मेरे सिल्वर क्वालिफाई होने के बाद 2600 पीवी गई, होने के बाद 2000 के ऊपर 400 पीवी शाम तक होते होते हो गए। तो ये है डुप्लीकेशन का पावर। मैं तो एडीसी में मजे कर रहा था जब मैं क्वालिफाई हुआ। तो क्या हुआ, डुप्लीकेशन मींस मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, बट मैं 2 घंटा एमवे में डाल रहा हूँ, वही चीज मैं समझा रहा हूँ आपको जो आपने बार बार सुनी है। बट मेरे साथ कोई ऐसा कपल जुड़ जाए जो मेरे जैसा काम करे, और इनफैक्ट मेरे से अच्छा भी काम करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी संदीप सोफिया है फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिकॉज दे आर इन लैमलाइट, दे आर डूइंग ऑल, कैन सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट दिखता है तो उसका नाम डेफिनेटली ऊपर आएगा। वहां पे मैं सिर्फ आशीर्वाद का काम कर रहा हूँ, मतलब मिलता हूँ, रिलेशन बिल्ड करता हूँ, कुछ कुछ करता हूँ, सारा काम वो कर रहे हैं बिकॉज दे हैव duplicated. Even maybe they might be in some places working better than me, more than me. ऐसे 10 लीडर्स हो गए तो सोचो आपका बिजनेस कहाँ जाए। तो ये चीज दिमाग में कि मेरे को इतना लोगों को लाना है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, राइट। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये 2 कॉन्सेप्ट है जो एमवे में आप हमको जो भी चाहिए ना, फ्रीडम, एसेट, जो भी हम सोच रहे हैं वो हमको मिल सकता है इस 2 कारण की वजह से। मुझे आज भी जब मेरा नेटवर्क बिल्ड करना होता है, जैसे मुझे नई लेग्स चाहिए, तो मैं अपने पर्सनल लेग्स की बात कर रहा हूँ, मैं डेप बिल्डिंग की बात अभी नहीं कर रहा। क्योंकि रियल चैलेंज जो है सबके लिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, रियल चैलेंज डेप्थ बिल्डिंग। डेप्थ बिल्डिंग तो एक कला है, एक कॉन्सेंट्रेटेड फोकस करके आपको यू हैव टू गो डीप। डेप्थ बिल्डिंग फिर भी थोड़ा इजी है, मुझे ऐसा लगता है कई बार हम फोकस नहीं कर पाते, अलग बात, बट इजी है। यू नो, अभी मेरा कोई गीता शिंदे है, तो मुझे तो गीता शिंदे को पकड़ के एकदम चलो जी निकालो, नंबर निकालो, बात करो, मैं वहां पे इजी हो जाता हूँ। तो मेरा आप समझ रहे हैं, तो अगर मैं डाउनलाइन के लिए लिस्ट निकाल रहा हूँ, आधा काम मेरा डाउनलाइन कर। रियल जो चैलेंज है ना, रियल जो चैलेंज है वो है विथ बिल्डिंग। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं नई लेग्स को लाने। और ये कड़ू सत्य है, आप बहुत लोगों का बिजनेस देख सकते हो, मैं भी एनालाइज करता रहता हूँ, अपना भी सोचता हूँ। बहुत सारे लीडर्स हैं जिसके 2 लेग 3 लेग है, मेरी टीम में भी 1 लेग 2 लेग, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो डेप्थ बिल्डिंग कई बार बहुत फास्ट हो जाती है, बट नई लेग्स नहीं आती। तो मैंने हमेशा मेरे बिजनेस में ये चीज सोचा है कि यार मुझे ना, आई हैव टू सेट एग्जाम्पल फॉर माई टीम। मैं हमेशा नए चेहरे उनको दिखाते रहूं, भले वो 2 साल के बाद भाग जाए कोई दिक्कत नहीं, बट मैं नए चेहरे दिखाता रहूं, नए चेहरे दिखाता रहूं। और भगवान की कृपा से वो मैं करने में सक्षम हुआ हूँ अभी तक। तो मैं आज सिर्फ यही चीज बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। क्या आप जानना चाहते हो? यस, यू कैन शो थंब से कुछ करके। जय माता दी, जय माता दी, एम्बे रॉक्स। सो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत सिंपल सा काम करता हूँ। मैं पहले 10 लोगों का लिस्ट निकालता हूँ पीरियोडिकली। मैं नहीं कह रहा कि मैं भी इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ही कमिटेड हूँ या एवरी मंथ करता हूँ, नहीं, बट जब जब मुझे एहसास होता है कि मुझे अब काम करना चाहिए,
मैं 10 से 15 लोगों का नाम, अभी इस वक्त भी मैं मेरे मोबाइल में, मेरे पास नोटपैड में आपको 15 नाम दिखे, और मैंने दिखाया है कई बार, आप देश मिलते हैं, कई बार मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे नाम सुन, और नाम चेंज होते रहते हैं, कट होते रहते हैं, चेंज होते हैं। तो पीरियोडिकली मैं अपना लिस्ट हमेशा अपग्रेड करता हूँ। पहले हम हाथ से लिखते थे, अब मैं मेरे कार्ड पे लिखता हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज, जो हम जैसे, थैंक्स टू अंकुर जी, मैं जब शुरुआत मैंने करी थी ना, तो अंकुर जी अपने घर पे होम मीटिंग्स करते, सॉरी फोन टीम कॉलिंग करते, और उस फोन टीम कॉलिंग का इतना फायदा हुआ है मुझे, शायद उन्होंने बाकी लोग के लिए किया, मैंने उसमें सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि अंकुर जी की बाकी लाइफ होती थी, मेरे लिए भी बहुत किया अंकुर जी ने। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कैसे ग्रो हुआ ना, तो जब मैं, अंकुर जी ने मेरे लिए काम किया करते थे, तो मैंने सोचा, क्योंकि अंकुर जी कितना लेग बनाएंगे, मेरी 1 लेग बनाएंगे, 2 लेग बनाएंगे, मेरे को बाकी तो खुद खड़ा करना पड़ेगा ना। मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरे को लीडरशिप लेने के लिए मुझे खुद करना पड़ेगा, पर खुद करने के लिए ना डर लगता है, कितनों को डर लगता है, कॉल करने को डर लगता है, लिस्ट है सर, इतने लोग हैं, बात डर लगता है, डर मतलब हिचक होती है, ये कैसे कैसे मुंह खोलूं, दुनिया भर की बात कर लेंगे, औरतें मिलती हैं अभी नवरात्रि में, दुनिया कपड़े कहाँ से लिए, दागिने कहाँ से लिए, अभी छोरी खिलाना था, अरे किधर किधर लोग कहाँ कहाँ बात करके देखता हूँ मैं ना, बाप रे बाप, मेरी भी बिटिया कहाँ कहाँ जा रही है, अगर उसी को बोलते हैं थोड़ा बात करो ना सेट के लिए, तो हालत टाइट हो जाती। तो सो मैंने कैसे सीखा, मैंने अपने कोच से सीखा, उनको देखा, उनको बहुत ऑब्जर्व किया, मेरे लिए तो उन्होंने किया, बट वो जब बाकी लोगों के लिए करते थे ना, फोन करते थे, और अंकुर जी नगेट्स का ट्रेनिंग करते थे, स्टेप्स आपको याद होगा, स्टेप्स बताते थे, फर्स्ट हाय हेलो बोलने का, पूरे स्टेप्स थे। तो मैं, मेरा कोशिश ये होता था, समझदार व्यक्ति सक्सेस पाने के लिए एक बहुत सिंपल सा रूल है, एक सक्सेसफुल आदमी को देखो, उसके पद चिन्हों पे चलो, उसको पूरी तरह से कॉपी करो, दैट्स इट। सो मैंने मेरे कोच को कॉपी, कैसे हाय बोलते हैं, कैसे हेलो बोलते हैं, कैसे कॉन्फ्रेंट करते हैं, कैसे आंसर देते हैं, और जब वो पैराग्राफ मुझे मिल गया, मैंने उसको रिहर्सल करना चालू किया। मैं ऐसा नहीं मंडे को ही जाके, बाबा जी का मंदिर है, मंदिर में जाके घंटी बजाएंगे, पूजा नहीं, पूजा पाठ का प्रैक्टिस करना पड़ता। तो पूरा हफ्ता मैं ना मॉक रिहर्सल, अंकुर जी ने कहा था इसको मॉक रिहर्सल करो, मॉक रिहर्सल। सो मैं लिटरली, जब मेरे पास समय होता था, मैं मेरे क्लिनिक में होता था, दरवाजा बंद करके कहीं पे भी, या बाथरूम में, मैं मॉक रिहर्सल करता था, चलते चलते मॉक रिहर्सल करता था। हाय सुनील कैसे हो, क्योंकि मुझे एक चीज एहसास हुआ मेरा, शायद आपके साथ नहीं हुआ होगा, मैं जब फोन कॉल करने बैठता था ना स्क्रिप्ट लेके भी, मैं फंबल बहुत करता था। आपके साथ होता है कभी ऐसा? सब कुछ दिमाग में है, मगर वो बोलने के टाइम अच्छा मैंने टाइम में निकल जाता था। फंबल बहुत होता था। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरा जो फर्स्ट कॉल जाएगा ना, मैं उसके ऊपर चढ़ना चाहिए, वो मेरे ऊपर नहीं। आई शुड बी, आज हम बोलते हैं प्रोसेस में, आई यू शुड बी इन ड्राइविंग सीट, नॉट ही। तो ड्राइविंग सीट में कैसे आएगा, जब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब मेरा टंग फंबल नहीं करेगा। तो मैंने मॉक रिहर्सल बहुत करना चालू किया, ये जो मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोलना चालू किया। तो बोलते 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 क्या हुआ, मेरे को प्रैक्टिस हो। नंबर 3, देन व्हाट आई डिड, सीधा उठाया, और आज भी मैं यही करता हूँ। लोगों को कांटेक्ट करने का अलग अलग तरीका है। हम ना, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोगों को प्रोसेस के थ्रू लेके जाता हूँ, तो वहां पे भी हमारे पास फ्लो चार्ट है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आपके पास अंकुर जी का एक वीडियो है, मेरा एक वीडियो है, आप सीख सकते हो सब कुछ, रेड सिग्नल, ये सिग्नल, दुनिया भर का सब हमने सिखाया हुआ है। तो मेरे लिए जो काम करता है वो मैं बता, मेरे लिए काम, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को सामने से ठोकता हूँ, अपफ्रंटली जब मैं किसी को फेस करता हूँ ना, मुझे उसमें बहुत मजा आता है। बस मेरा फिलॉसफी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे को छुपाने को, बात करने को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैंने जो 10 नंबर, ऐसे आज मेरे पास 15 नंबर है आज, ठीक है, अब मैं एक एक करके डायरेक्ट कॉल करता हूँ, बहुत सिंपल रखता हूँ। ऑफकोर्स ये जो मैं करता हूँ ये मेरा 70% है, और भी तरीके के कॉल करता हूँ, फ्लो चार्ट यूज करता हूँ, इनडायरेक्ट करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, मतलब मैं डेमो करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे कॉल करता हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मितवा है, यहाँ पे मितवा मुझे दिख रही है स्क्रीन पे, तो उनका नाम लेना। तो डॉक्टर मित्रा को मैंने कॉल किया, जो भी हमारा अभी हम कुछ साल पहले ही हम लोग
मतलब वी गॉट इन कॉन्टैक्ट। उसके पहले तो मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे जानता। तो मैंने उनको डायरेक्ट कॉल किया, बोला हाय निको, हाउ आर यू? बोले हाँ डॉक्टर कैसे हो? तो आर यू बिजी राइट नाउ, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बोले हाँ बोलिए। सो डॉक्टर मितवा कैसा है ना कि मेरा मेडिकल प्रैक्टिस है ना, उसके साथ में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मेरा एक बिजनेस वेंचर है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक आइडिया है और उसको एक्सपांशन के फेज में हूँ राइट नाउ। और मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा था कुछ अच्छे लोगों के साथ पार्टनरशिप अगर हो जाए तो मुझे ये जानना था कि व्हाट डू यू थिंक, लाइक आर यू ओपन माइंड अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जहाँ पे हम बैठ के कुछ बातचीत कर सकें? इतना बोल के रुक जाता एंड देन आई वेट फॉर उनका रिस्पॉन्स। 3 रिस्पॉन्स आएगा, 3 रिस्पॉन्स। क्या है, क्या है? यस नो। मैं तीसरा बोलिए, क्या बोलेंगे? या तो बोलेंगे क्या है बताइए, या तो बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, या तो हो सकता है एमए है क्या, ये डायरेक्ट बोल सकते, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या फॉर एग्जाम्पल। वो जो भी बोले उसके बाद मैं अपना मसावा करता हूँ, क्योंकि मोस्टली लोग यही पूछते हैं हाँ बताइए क्या है ये समझा, या तो बोलते हैं समझा नहीं। वहां पे मैं अपना छोटा सा मसावा करता हूँ। So see, by profession, you know, I am a medical practitioner, but I am connected to a team of mentorship coach, एक coaching system जिससे मैं connected हूँ। They're working on a business idea, और इस business idea में basically we learn how to build financial assets for our future. but उसका एक process होता है, उसको qualify करना होता है। So me and my wife went through the process, we qualified, we earned the mentorship, and today we are looking to expand it with good quality people who are interested to build financial assets. अब ये सबका मसावा अलग अलग होगा, तो आपने मसावा आपने सीखना चाहिए। उसके बाद फिर उसका सवाल आता है समझा नहीं हूँ, और मैं इसलिए मसावा करता हूँ कि तुझे कुछ ना समझे, क्योंकि समझ ही नहीं सकता किसी। अगर वो बोलता है समझा नहीं या कुछ भी आंसर हो दे, मैं उसको ये पूछता हूँ कि क्या अपना माइंड आप ओपन रखते हो? हम लोग फोन पे तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेट अस कम फॉर अ वीडियो कॉल एंड लेट्स मीट एंड डिस्कस अबाउट। इस तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कुछ सवाल उसके आते हैं, मैं उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। कोई बोलता है एमबीए है क्या, कोई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कुछ तो आइडिया दो। उसका सारा सवाल का जवाब आपके कोच एंड मेंटोर आपको सिखाए, तो वो धीरे धीरे करते करते आपको आएगा। अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। मुद्दे की बात यह है, मैंने मेरा एवरेज कैलकुलेट किया। मैं जब 10 कॉल करता हूँ, 10 कॉल करते करते जब वो 20 कॉल होता है, मेरा एक लॉन्च हो जाता है। और 10 कॉल करते करते या 20 तक पहुंचते पहुंचते मेरे 2-3 MG1s होने लगे। ये मुझे मेरा मेरा एवरेज पता चला। अब कई बार ये एवरेज अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। फॉर एग्जांपल कई बार सूखा पड़ जाता है, अकाल हो जाता है, 30-30 कॉल्स करने पड़ते हैं, 40-40 भी जाना पड़ता है, 6-6, 8-8 महीने लगता है यार, कोई हो ही नहीं रहा है कुछ, ऐसा भी होता है। बट मुद्दे की मजे की बात बताऊं, कई बार ये 5 कॉल में भी एक लॉन्च हो जाता है। तो दोनों पहलू साथ में चलते। तो ये मैंने मेरा एवरेज फाइंड आउट किया। लास्ट में अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये जो पूरा साइकी है, पूरा नेटवर्किंग का जो साइकी है, इस पे अगर आप जीत पाना चाहते हो तो आपने एक ही चीज, 2 चीज पे ध्यान देना चाहिए। पहला, आपने करना क्यों, आपने एमबीए क्यों करना। देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो 2 महीने से हैं, कुछ 2 साल से हैं, कुछ 5 साल से। सबके रीजन अलग होंगे। मुझे लगता है जो 2 साल से ज्यादा है ना, वो ज्यादा मैच्योर्ड है, वो शायद ज्यादा एमबीए को अच्छे से समझता है, वो और अच्छे से रीजन निकाल सकता है कि मुझे एमबीए क्यों करना है। जैसे अभी यहाँ पे उमेश ने कहा, ये किताब है जो मेरे लिए ना, एक एग्जांपल बोला, मींस इज ट्राइंग टू से कि मेरा एक एसोसिएशन है। जो नया है उसके लिए शायद इमीडिएट उसके जो स्ट्रगल्स हैं वो शायद उसके ड्रीम हो सकते हैं, बट स्पेशली जो बात 2 साल से ज्यादा लोग हैं ना, हो सकता है पैसा भी हो सकता है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो नंबर 1 इज आपको ये ढूंढना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि यार थोड़ा गट्स चाहिए। कैसे समझाऊं अभी, मतलब मैं हार नहीं मानूंगा, ये जिद जिद होनी चाहिए। एक क्या बोलते हैं ना, ये पैदा नहीं किया जा सकता। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी जिद से आता। मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैंने डिसाइड किया बहुत यंग एज में। बहुत लोगों ने ना बोला, उल्टा सीधा बोला, क्या क्या बोला, डॉक्टर मानने से मना करते थे लोग, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। बट मेरी जिद थी कि मुझे करना है। क्यों करना है?
क्योंकि मेरे को ये सही लगता है और मैं करूंगा, तब मेरा सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेम विद एम्वे बिजनेस, कि अगर मुझे लगता है सही है, मुझे इसको करना है, लोग क्या बोले, 10 लोग ना बोले हाँ बोले, क्योंकि जब आप कॉलिंग्स करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? एम्वे एम्वे का, एम्वे के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, एम्वे के ये अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, एसोसिएशन अच्छा है सर, पर एक ही चीज अच्छा नहीं है, आदमी ना बोल देता। सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, ये अच्छा है, अंकुर जी बड़े अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर प्रोडक्ट आदमी ना बोल देता है। ये जो रिजेक्शन है ना, ये हम फेस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको ना बोला, वो ना बोल के भूल जाएगा, मगर आप ना 5 साल तक याद रखोगे, इसको मुझे ना बोला, उसको पता भी नहीं होगा कि मुझसे ना बोला। दैट इज हाउ आवर साइकी वर्क्स। तो वो जो, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, और वो हर सेल्स प्रोसेस में होता है, हर जगह पे होता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, तो रिजेक्शन के थ्रू अगर आप अपने आप को डालोगे, तो पहले आप पूछो कि आपने जाना क्यों, करना क्यों। मेरे रीजंस क्वाइट क्लियर है, मुझे पता है मेरे को क्यों एमबी, कब कोई मुझे ना बोलता है, मुझे पता है कि मैं इसको आगे क्यों लेके जाऊँ। थर्ड पॉइंट, नेवर मेक योरसेल्फ प्रेजुडाइज। लास्ट पॉइंट है, फिर हम इसको कंक्लूड। प्रेजुडाइज का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। कई बार है ना, जब हम एक ही टाइप के लोगों को अप्रोच करते हैं, हमारे दिमाग में हो जाता है कि यार डॉक्टर्स नहीं कर सकते, डॉक्टर्स को अप्रोच नहीं करना चाहिए, हाउस वाइफ पे यार बेकार है, हाउस वाइफ पे नहीं करना, टीचर लोग, अरे यार टीचर लोग को नहीं करना, क्योंकि आपने 10 टीचर को अप्रोच किया, 10 ने ना बोल दिया। राइट, स्टूडेंट्स यार कुछ नहीं यार, ये 20-25 साल के लोगों को नहीं करना। ये कुछ धारणाएं प्रेजुडाइज हमारी बन जाती है। 40 साल की, 45 साल के ऊपर को बिजनेस के लिए नहीं बात। आई थिंक ये प्रेजुडाइज, ये एक कैलकुलेशन हो सकता है, हमको सिखाया जाता है, बट आपके मन में क्या प्रेजुडाइज नहीं बैठना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे टीम में आप देखोगे डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स, और ये सब कई, कुछ मेरे जूनियर्स हैं, कुछ मेरे को कोर्स में मिले, कुछ कहीं ना कहीं से कांटेक्ट। मैंने ऐसे बहुत लोगों से, जिससे मेरा पर्सनल टच हो जाता है, सबसे नहीं, जिससे पर्सनल टच होता है उससे बात करता हूँ, बट कई लोगों ने मुझे, मेरे इतने जूनियर्स होने के बाद भी मुझे ना बोले, तो मुझे कैसा लगता रहेगा। बट मैं रुका नहीं, तो आज यहाँ पे अक्षय एंड मितवा है मेरे साथ, इन द सेंस माई, इन अ वे माई स्टूडेंट्स ना, और मैं अभी आगे भी नहीं रुकने वाला। ऑलरेडी मैं 2 लोग से बात कर चुका, ना बोल दिया, मतलब सर हम अभी रेडी नहीं, दैट्स ओके, दैट इज देयर प्रॉब्लम, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर नंबर्स। अगर मैं आने वाले समय में, जैसे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड हो गया, पैसा मेरे घर में आने वाला है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है किसने हाँ बोला ना बोला, किसने क्या बोला। आई लिव माई लाइफ एंड एंजॉय माई सेल्फ। सो उसके लिए अगर मुझे कितने भी नंबर्स के थ्रू जाना पड़ेगा, सो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्ट। पास्ट फेलियर्स को प्रेजेंट में मत डालो। 10 किया, मैं इतना को लोगों को बात, अरे करते जाओ करते जाओ, एक अच्छा लीडर आएगा, पूरा पूरा आपका दशा दिशा पूरा है ना बिजनेस का चेंज कर। आई एम डन विद इट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी, आपने कितने प्यार से और कितने अच्छे से समझाया। अपना नेटवर्क कैसे बढ़ाना चाहिए इसके बारे में आपने बहुत सारा नॉलेज दिया। हमारी टीम के अंकुर जी राम है, तो आप उस टीम के लक्ष्मण हो, हमेशा अड़े हुए हो। और आज विजयादशमी है, भगवान से प्रार्थना है कि अगले अगले विजयादशमी तक आप 10 रैंक ऊपर जाओ। आप जिस भी लेवल से, उससे 10 रैंक ऊपर जाओगे आप सर। अब अगले लीडर को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, जो हम सबके मेंटोर हैं। पहले वो आर्किटेक्ट थे, पर अभी अपने 2 हेल्थ कम्युनिटी चला रहे हैं वो, अंकुर रलन जी। अब वो हमें बताइए, अपने मूल्यवान विचार व्यक्त करेंगे हम लोगों के बीच में। अंकुर जी। बढ़िया, थैंक यू सो मच नंदन जी। मूल्यवान है ना, जिसमें मूल्य हो, मूल्य छुपा हो। है ना, ठीक है। इससे मेरे को याद आया, हमारे जो, हम जहाँ रहते हैं ना, तो हमारे सामने जो बिल्डिंग है, सॉरी सामने जो फ्लैट है, हमारे एकदम ऑपोजिट फ्लैट में जो लोग रहते हैं, तो वो है डॉक्टर कुसुमा राव, ठीक है।
सो राव मैडम जो है उनकी बेटी है जो अभी MBBS करने के बाद में डॉक्टर ये गायनेकोलॉजी में कुछ कर रही है वो, उस फील्ड के अंदर, राइट। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था रहने के लिए, तो एक बार क्या हुआ, उनकी बेटी और मैं एक साथ में लिफ्ट में नीचे उतर रहे थे। तो सिंस आई एम न्यू टू न्यू, वो टाइम पर मैं नया था, तो मैं सबसे ही हेलो हाई कर रहा था, जस्ट एक पहचान बनाने के लिए। सो ये तो थी। ये अंदर आई, मैंने कहा हाय हाउ आर यू, ये वो ऐसे सब 2 मिनट ऐसे हेलो हाय हुआ। मैंने कहा माय नेम इज अंकुर, व्हाट्स योर नेम। तो वो बोलती है कि माय नेम इज अमूल्य। तो मैंने कहा वाओ, दैट्स नाइस नेम, है ना, तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं। मेरे मुंह से ऐसे निकल गया। तो मैंने कहा आई मीन टू से इनवैल्यूएबल। राइट। सब ये इनका मूल्यवान शब्द इस्तेमाल किया ना, तो मेरे को वो, है ना, याद आ गया, राइट। एनीवेज, चलिए बढ़िया। ओके एवरीबॉडी, कैसे हैं प्राइसलेस, सब लोग? सर प्राइसलेस, इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, वो टाइम पे वर्ड इस्तेमाल नहीं, दिमाग में आ नहीं रहा था। अमूल्य, इसकी कोई वैल्यू नहीं। एनीवेज, सो चलिए बढ़िया है, आप सब लोगों का स्वागत है। एंड अगर आपका खाना पचन शुरू हो गया हो तो थोड़ा सा नींद आएगी, तो बाजू में पानी का ग्लास रखिए, बीच में पानी सिप करिए, नहीं तो मुंह पे पानी मार कर आइए, नहीं तो खड़े हो जाइए, खड़े होकर सुनिए मीटिंग को। ठीक है, अगर नींद आएगी तो गिरेंगे तो मालूम पड़ जाएगा सो गया था। ठीक है, ओके ग्रेट। सो आज हम जो बात करने वाले हैं, अच्छा हर एक स्पीकर ने बहुत अच्छी बात किया, इसके पहले जितने भी लोग आए ना, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय ऑल द नॉलेज दैट आई जस्ट हर्ड फ्रॉम एवरीबडी, रियली, है ना। ऑल द वे फ्रॉम लाइक न्यू पीपल जिन्होंने स्टार्ट किया, शायद फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम उनको चांस मिला, और फिर जो लगातार इतने अनुभव से बातें कर रहे हैं, उन्होंने भी कितने अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात किया। वेरी नाइस, राइट। शैलेंद्र जी की होस्टिंग बड़ी जबरदस्त है, बेमिसाल एंड कमाल एंड धमाल होस्टिंग, शैलेंद्र जी, वेरी नाइस, है ना। शुद्ध हिंदी वाली होस्टिंग, क्लिष्ट हिंदी। ओके ग्रेट। तो अभी आज मैं बात करूंगा, ये विजयदशमी है, मतलब दशहरा का जो अवसर है, उसके अंदर सबसे बड़ा डर, या सबसे बड़ा, एक्चुअली रावण अगर हम देखें, सो या ऑफ कोर्स रामायण है, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हर एक का रोल है अपना अपना, एवरीथिंग हैपेंड इन द पास्ट एंड ऑल। बट अगर मैं उसको आज की तारीख में कनेक्ट करने की कोशिश करूं, सो रावण का दहन का मतलब यह है कि डर, अपने अंदर जो डर छुपे हुए हैं उसका दहन करना। और एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, इनमें क्या क्या डर होता है, डर की वजह से किसी को अप्रोच ना करना, है ना, डर होता है ना, किसी को फोन लगाऊंगा तो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा और क्या सोचेगा वो भी आप ही सोच रहे हैं। राइट, उसके लिए तो काम छोड़ा ही नहीं आपने कुछ, है ना। वो क्या सोचेगा उसको सोचने दो ना, आप की सोच रहे हैं, राइट, उसका काम भी हम ही कर रहे हैं, राइट। बट हम, डर होता है हर एक आदमी को, भी डर था स्टार्टिंग में, राइट। डॉक्टर मनीष ने भी अच्छा बोला एक पॉइंट, कि कहाँ से टीम बनेगी, कहाँ से लोग आएंगे, मैं कैसे लोगों को प्लान दिखाऊंगा, कैसे 3% जाऊंगा, कैसे 6 जाऊंगा, 9 जाऊंगा, पता ही नहीं। तो ये होता है, दैट्स अ डर। ओके, एक डर और होता है कि नेगेटिविटी की वजह से अपने पोटेंशियल को दबाना। बहुत बार हम अपने पोटेंशियल को दबा देते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स अप्रूव नहीं कर रही है बिजनेस को, मेरे हस्बैंड अप्रूव नहीं कर रही है बिजनेस को, मेरी वाइफ अप्रूव नहीं कर रही है बिजनेस को, है ना। सो बहुत बार हम मतलब कुछ ना कुछ, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे समाज के लोग हैं, तो वो अप्रूव नहीं कर रहे, इसके लिए हम कभी कभी अपने पोटेंशियल को दबा देते हैं एमवे बिजनेस के अंदर, राइट। बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है मगर फिर भी उसको कर नहीं पाते हम। एंड एक और होता है सेलिंग को एक बर्डन समझना इंस्टेड ऑफ सेवा। सेलिंग को एक बर्डन समझना इंस्टेड ऑफ सेवा। मेरे हिसाब से सेलिंग जो है वो एक सेवा है। आप अगर कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं किसी को, तो आप एक्चुअली में समाज में उस व्यक्ति की, उस कस्टमर की सेवा कर रहे होते हैं। तो एमवे बिजनेस के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है ना, सेलिंग से लोग दूर भागते हैं, राइट। सेलिंग से होता है कि नहीं। सो मैं आज आपको यही कहूंगा कि आज रात को होने से पहले ना, अपने 3-4 तीर कमान निकाल के ये सब डर को हटा दो। ये आपके जीवन के, ये आपके एमवे बिजनेस के रावण है, इनको मार दो, खत्म कर दो इनको। ठीक है, इससे ओवरकम करना है। और कितने लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं, खास करके जो लास्ट वाला है सेलिंग, तो उसके ऊपर आज मैं यहाँ पर बात करूंगा। ठीक है, सो लेट मी शेयर अ स्लाइड, आई जस्ट प्रिपेयर्ड फटाफट।
ना। सो बर्न योर सेलिंग फियर। मैं लेकर आ रहा हूं एक बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही डीप प्रोग्राम आप सब लोगों के लिए, जहां पर मैं 6 अलग अलग स्टेप्स जो हैं वेलनेस को लेकर, सेलिंग फ्रेमवर्क है उसका, उसको मैं डिस्कस करूंगा। फ्रॉम हेल्थ कन्वर्जेशंस टू कॉन्फिडेंट क्लोजर्स, है ना। कैसे हम प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, कैसे। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर से हम करने वाले हैं, ट्यूसडे से। 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है ये, राइट। अब ये क्या है कोर्स, और ये क्या होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड इसमें जो 6 सेलिंग स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर आप इसका सहभागी बनेंगे, इसके अंदर आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे, बाय द वे ये 6 के 6 स्टेप्स मैं आधे घंटे में भी आपको समझा सकता हूँ इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो मैं कोर्स आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जो मैं एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये प्रोग्राम जो है ना, ये 12 सेशंस में होने वाला है। कितने? 12 सेशंस में होने वाला है। हर हफ्ते 2 सेशन होंगे, राइट। तो 6 हफ्ते लगेंगे ये पूरे कोर्स को, ये पूरे प्रोग्राम को सेल करने के लिए। मगर जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो आपके मन में जो ये सेलिंग रूपी रावण जो है ना, उसको आप हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपके कस्टमर्स की फ्लो इंक्रीज हो जाएगी, आपके कस्टमर्स आपके साथ चिपकने शुरू हो जाएंगे। 184 प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं मेरे पास इस वक्त, 184 ऑन ऑन कंप्यूटर। कितने लोगों को अच्छा लगेगा उनके पास भी 184 कस्टमर्स हो, राइट। सितंबर वाज द फर्स्ट मंथ, सितंबर का महीना पहला महीना था। मैंने प्लान किया था कि मैं 100 पीवी करूंगा। 100 पीवी वाला जो क्लब होता है अपना न्यूट्रलाइट का, टीम न्यूट्रलाइट वाला, उसके लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मतलब मैं उसके लिए प्ले करूंगा। मैंने ऐसा प्लान किया, ठीक है। मे बी और उसके साथ साथ में 200 पीवी वाला अगर हो गया तो लास्ट तक देखूंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, सितंबर का महीना इतना बड़ा जबरदस्त था कि जितने भी मेरे पीसीज है ना, वो पीसीज का पीवी अपने आप आना शुरू हुआ। और वन फाइन डे 25 या 26 तारीख को मैंने ऐसे क्लिक करके देखा, वो लॉयल्टी जो रिपोर्ट बनती है प्रोग्राम की, ग्रुप की, उसमें मैंने जाकर है ना क्लिक करना स्टार्ट किया कि मैं देखूं तो सही, तीनों अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, आर्टिस्ट्री क्लब, न्यूट्राइट क्लब और एमवे अचीवर क्लब, तो क्या बचता है? तो क्या बचता है ना। अगर कुछ कम बच रहा होगा तो मैं कर लूं। तो मैंने तीनों सिलेक्ट किया और 25 तारीख को मेरे को खुशखबरी मिली कि मैं तीनों के लिए ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गया। 100 पीवी न्यूट्रलाइट, 100 पीवी आर्टिस्ट्री और 200 पीवी अपना एमवे अचीवर क्लब। एंड विद गॉड्स ग्रेस मैं अगर आपको बताऊं तो ये 400 और ये 200 400 पीवी, ठीक है। एक्चुअली तो पर्सनल पीवी हैज गॉन मोर देन 1000 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट ये जो 400 पीवी जो ये एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए था मेरे को क्वालिफाई होने के लिए, ये 400 पीवी के लिए मैंने एक्चुअली में प्रैक्टिकली में कोई एफर्ट नहीं डाला, आपको मैं ये बोल सकता हूँ। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ 184 प्रेफर्ड कस्टमर्स। उसमें से हर महीने कोई ना कोई परचेज करता है, तो मैंने तुक्का मार लिया, मैंने एक 6 मार दिया बैट घुमा के, मतलब 1 महीना हो गया, अगले महीने वापस ट्राई करेंगे, देखेंगे 100 पीवी यूटिलाइट, 100 पीवी आर्टिस्ट्री, 200 पीवी होगा, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, हमें थोड़ी फाइन मारने वाली है, हो गया तो अच्छी बात है, राइट। सो ये जो 184 पीसी की मेरी जर्नी है, वो मेरी जर्नी, मेरा अनुभव, मैंने ये कैसे बनाए, कैसे ये बने, कैसे ये लोग पीवी करते हैं, क्या मैं इनको सर्विस देता हूं, मैं कैसे इनसे बात करता हूं, तो वो सब ये 6 सेलिंग स्टेप्स जो फ्रेमवर्क है, इसके अंदर मैं ऐड करके आपके सामने लेकर आऊंगा। और मैं आपको ये प्रोग्राम के माध्यम से 12 सेशंस में, जिसके अंदर से 6 सेशंस थियोरेटिकली होंगे, थियोरी समझाऊंगा, और 6 सेशंस में आपको होमवर्क मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा और साथ में आपको आना होगा मिलके यहाँ पर, राइट। 2-2 लोगों की टीम बनाएंगे ताकि एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल हो आपस में, बिकॉज अकेला आदमी हार मान जाता है, ट्राई भी नहीं करता है। लेकिन जब 2 जन साथ में होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो एक दूसरे को काम करवा देते हैं, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी अ 12 वर्कशॉप का प्रोग्राम जो आपको हेल्प करेगा टू कंप्लीटली सेल एंड फियर ऑफ सेलिंग और मास्टर द सेलिंग फ्रेमवर्क, राइट, एमवे बिजनेस के अंदर, ठीक है। ओके, ऑफ कोर्स नेटवर्क बनाना हमारा सबसे पहला और परम कर्तव्य है, लेकिन मैं ये पूरे प्रोग्राम के अंदर 12 वर्कशॉप्स में आपको नेटवर्क बनाने को नहीं सिखाने वाला हूं, मैं सिर्फ कस्टमर्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं। ऐसी ऐसी छोटी छोटी और बारीक बारीक चीजें आपको सिखाऊंगा जो आप कभी भूल नहीं भी माइंड में आती कि भाई
ये कस्टमर बनाने के लिए उपयोगी था नहीं था, है ना, कैसे होता है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा हम बना के आपके सामने लाएंगे, राइट। अभी क्या क्या है वो 6 स्टेप्स, आइए थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अच्छा, ये जो प्रोग्राम है आप लिख सकते हैं ये होने वाला कब है, 7 अक्टूबर से चालू होगा, यस डेफिनेटली। तो मैंने बीच में एक एसएमएस किया था, आप सब लोगों का वोट मांगा था, अगर आपको याद हो, है ना। काफी लोगों से मैंने मैसेज किया था कि भाई कौन सा आपको समय सूटेबल है, इवनिंग, मॉर्निंग। तो बहुत लोगों ने अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट किया, मगर मेजोरिटी के हिसाब से मैंने 2 बैचेस में वो करना पड़ रहा है ये प्रोग्राम को, राइट। पहला बैच वो आफ्टरनून का बैच रहेगा, दोपहर का, जो 3:30 से 4:30 या 4:45 तक चलेगा। 1 सवा घंटे का बैच होगा हर एक, ठीक है। दूसरा बैच होगा रात का बैच, जो रात को 10 से 11, सवा 11 तक चलेगा, करेक्ट। तो ये बैच शुरू होने के 2-3 दिन पहले आपको मैसेज आएगा मेरी तरफ से, आपको पहले एक बैच को परमानेंटली फिक्स करके सिलेक्ट करना है। आप दोनों बैच में आ सकते हैं सीखने के लिए, दोनों बैच में आप आ सकते हैं सीखने के लिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बैच को आपको बनाना पड़ेगा अपना होम बैच, कि दूसरा बैच मिस भी हो जाए लेकिन पहला बैच मेरे से मिस नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों ऐसा? क्योंकि जो मैं 2-2 लोगों की टीम बनाऊंगा ना अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो आप बोलेंगे फर्स्ट सेशन आपने पहले बैच में किया, सेकंड सेशन आपने सेकंड बैच में किया, तो वो टीम का काम नहीं हो पाएगा साथ में। इसके लिए प्रोग्राम का ये रिक्वायरमेंट है कि आपको एक बैच के अंदर फिक्स अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए, सीखने के लिए दूसरे बैच में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कभी कुछ गड़बड़ है, कोई फैमिली में कुछ सिचुएशन आ गया, कुछ आ गया, मुझे मैसेज करो, वी कैन एडजस्ट, नो प्रॉब्लम। बट एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपका एक बैच फिक्स रहेगा, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट और फायदा मिल पाएगा उसके अंदर। बिकॉज ये सिर्फ थियोरेटिकली नॉलेज नहीं होगा ट्रेनिंग, इट इज गोना बी अ प्रैक्टिकल सेशन, 1-on-1 बेसिस के ऊपर हम मिलकर काम करेंगे, और आपके अंदर क्या सेलिंग का फियर है, कौन सा डर है, वो सबको हम छू मंतर कर देंगे, और हम अपने कस्टमर्स को बिल्ड करना शुरू कर देंगे। यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स टुवर्ड्स योरसेल्फ। ओके, चलिए, तो इसके अंदर या तो इसमें जो बैचेस है, जो स्टेप्स है, वो क्या है। तो सबसे पहले तो देखेंगे, अगर आप अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड्स, राइट, रेकमेंड द राइट प्रोडक्ट, एक्सप्लेन प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, शेयर पर्सनल स्टोरीज, एड्रेस कंसर्न्स, क्लोज द सेल, ये सब एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बट एक्चुअली में जो हम बात करने वाले हैं, जो पहला स्टेप है, वो रहने वाला है आपका राइट माइंडसेट। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार कभी कभी हमारा जो माइंडसेट है ना, वो ही हमें रोकता है ना। जैसे आज दशहरा का समय है, सो राम भगवान जो है, राम जी जो है, उनके पास में क्लियर विजन था, क्लियर विजन था, राइट, ठीक है। सो ही हैड, सी ही वॉज, अगर हम देखें, राम भगवान विष्णु जी के अवतार थे, लेकिन अगर हम उसको ये देखें कि भाई वो एक ह्यूमन के रूप में यहाँ पर आए थे धरती के ऊपर, उन्होंने अवतार लिया था, राइट। एंड वो राजा थे, राजा, अयोध्या के युवराज, राइट, जो भविष्य के राजा। सो जब जब रावण सीता माता को लेकर चला गया, तो राजा बोल सकता था कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा मैं, मालूम नहीं कहाँ है, चलो लक्ष्मण 14 साल खत्म हो गए, निकलते हैं वापस। उनका पूरा अधिकार था, राजा का तो पूरा अधिकार है। और जिस रघुकुल से वो आते हैं, मतलब जो उनके अपलाइन दशरथ, फिर ऊपर ऊपर जो उनके फादर्स, उन सब लोगों के 2-2 3-3 शादियां थी। इनको तो पूरा हक था, रघुकुल की फैमिली को तो पूरा हक था मल्टीपल मैरिज करने का। बट क्या उन्होंने किया? उनका क्लियर विजन था कि ना, ये जो मेरी वाइफ है सीता, इनको मैंने प्रॉमिस किया, जबान दी है, तो वो जबान के लिए वो वापस ढूंढते ढूंढते फाइट करने को गए, लेके आएंगे वापस, करेक्ट। सो ये जो चीज है ना, ये राइट माइंडसेट जब होता है ना, तब बनती है। तो वैसे ही एमवे में भी जब कस्टमर्स हमको डेवलप करने होते हैं, तो वो राइट माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि कस्टमर डेवलप करना इज नॉट, सेलिंग करना इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ सेवा जो हम दुनिया की करते हैं। और जब आप सेवा करते हैं तो आप उसमें डरते नहीं हैं। कितने लोग यहां पर दान करते तो डरते हैं? डरते हैं आप दान करते वक्त, क्योंकि आप सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन वही चीज, उसको प्रोडक्ट के बारे में बात कर डर लगता है, क्यों? बिकॉज ये माइंडसेट जो है ना, इसको शिफ्ट करना, तो पहला 2 सेशंस जो है ना, वो उसके ऊपर ही होने वाले हैं, राइट माइंडसेट के ऊपर। ओके, दूसरा जो है
प्रोस्पेक्टिंग करना, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना और कैसे कस्टमर्स की नीड्स को समझना, है ना। जैसे हनुमान जी हर सिचुएशन में राम जी का संदेश पहुंचा देते थे, मतलब कुछ भी हो जाए सिचुएशन, ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड। दूर से खड़े हुए भी अगर भगवान किसी और, राम किसी और से बात कर रहे हैं तो हनुमान जी दूर खड़े हैं तो आंखों आंखों में हनुमान जी राम जी का देख के समझ आते थे कि हाँ इनको क्या जरूरत होगी। तो वैसी फीलिंग आपके अंदर कस्टमर की आंखें देख के आनी चाहिए, अरे इसको क्या चाहिए होगा, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, क्या रेकमेंड करना चाहिए मुझे, इसको क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या चीज समझानी चाहिए, राइट। तो सेकंड 2 सेशंस जो है वो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्रोडक्ट की स्टोरी टेलिंग। बिकॉज याद रखें, प्रोडक्ट समझाने से प्रोडक्ट बिकता नहीं है, कहानी सुनाने से प्रोडक्ट बिकता है। और कहानी किसकी, या तो खुद की या तो अपने कस्टमर की, राइट। और वो स्टोरी टेल करने का एक तरीका है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, वो सीखनी होगी हमें, ओके। चौथा स्टेप वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो बार बार आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, है ना, चैलेंजेस आएंगे। राम जी ने भी चैलेंजेस फेस किया, बिना हिचकिचाए उनको फेस किया। वैसे ही आपको भी ऑब्जेक्शंस कामली और कॉन्फिडेंटली हैंडल करना सीखना होगा। लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो टाइम पर जो आपने फर्स्ट स्टेप में बनाया था माइंडसेट, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए। सो फोर्थ विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पांचवा, फिफ्थ, क्लोजिंग द सेल। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है ना, बहुत ही अच्छे होते हैं प्रोडक्ट को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, कस्टमर्स और कन्विंस भी कस्टमर हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट को सेल को क्लोज ही नहीं कर पाते, है ना, वो छोड़ देते हैं। जैसे जो राम रखे वैसा होगा, ऐसा छोड़ देते हैं ठीक है। अगर राम भगवान चाहेंगे तो ये खरीद लेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको सेल को क्लोज करना होता है, तभी जाकर वो चीजें बैठती है, नहीं तो बैठती नहीं है वो चीजें, राइट। और यही जो क्लोजिंग द सेल वाला जो एस्पेक्ट है ना, यही एस्पेक्ट कभी कभी आपके प्रोफेशन में, आपके लाइफ में, आपके करियर में आपको सक्सेसफुल नहीं बनाता। एमवे की बात नहीं, एमवे के बाहर भी वो चीज आती है। क्योंकि बहुत बार आपका प्रपोजल है ना अच्छा है, एकदम मस्त है, आपने अपने नौकरी करते कंपनी के बॉस को जाके सब कुछ समझाया, सब कुछ किया, लेकिन वहां पर आपका ये आइडिया वहां पर देकर उस सेल को क्लोज ही नहीं किया बॉस के सामने, छोड़ दिया। बॉस को अच्छा लगा होगा तो सिलेक्ट करेगा, नहीं लगेगा तो नहीं सिलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है, राइट। डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, हर एक को अपने क्लाइंट के साथ में बात करते वक्त सेल को क्लोज भी करना होता है। दैट्स अ टेक्निक। हर एक प्रोफेशन का टेक्निक डिफरेंट हो जाएगा, बट लेकिन ये टर्म सेम रहेगा। यू हैव टू क्लोज द सेल, तभी मेडिसिन बिकती है, तभी आपकी जो सर्विस एज अ लॉयर वो बिकती है, तभी आपका जो एक आइडिया है वो आपके पहचान वालों तक जाता है। आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा, है ना, जब आपके फैमिली का गेट टुगेदर होता होगा ना, सब रिश्तेदार मिलते हैं, कोई शादी में या कहीं पर रिलेटिव्स मिलते हैं, एक या दो ऐसे होते हैं रिलेटिव जो कुछ भी बोलते हैं ना, सब लोग मानते हैं उसका, और शायद हमारा नहीं मानते क्योंकि हमें सेल क्लोज करना नहीं आता। वो जो रिलेटिव है उसको शायद बाय डिफॉल्ट गॉड ने वो ब्लेसिंग दे दिया है, उसको सेल क्लोज, जो आइडिया बोलते हैं ना, अरे ऐसा करेंगे, शादी में ऐसा करेंगे, ट्रिप में ऐसा करेंगे, वहां ऐसा करेंगे, ही नोज हाउ टू एंड द सेल। तो ये एक कला है, ये एक टेक्निक है जिसको आपको सीखना होगा, ओके। पांचवा स्टेप है। छठा स्टेप है रिटेंशन और कम्युनिटी बिल्डिंग। जैसे राम राज्य बना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ में, वैसे ही आपको भी अपने साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्थ कम्युनिटी क्रिएट करनी होगी। शुरुआत में आरोग्य वेव का जो प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज करेंगे अपनी कम्युनिटी को बनाने के लिए, और धीरे धीरे जब आपकी कम्युनिटी बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो हम वहां से स्लाइटली टेंजेंट मारेंगे और आपकी खुद की कम्युनिटी बनाएंगे। कैसा लगेगा? वन डे यू विल हैव योर ओन कम्युनिटी, बट राइट नाउ यू नीड अ बिगर मदरशिप जिसके साथ में आप जुड़े रहो, ताकि वहां से आपकी जो कम्युनिटी उसको फीड मिलता रहे, और वहां से आप बड़े होकर एक दिन खुद का एक बड़ा साम्राज्य जो है कम्युनिटी का, हेल्थ कम्युनिटी का, वो बना सको, राइट, ठीक है। सो ये आपको 6 स्टेप में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सो आफ्टरनून का बैच है 3:30 से 4:30, एंड शाम का बैच है 10 से 11। आफ्टरनून का बैच कब होगा? मंगलवार को और थर्सडे को होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो हमारी थर्सडे हैंगआउट अगले 6 हफ्ते के लिए नहीं होगी, उसकी जगह पर हम ये वाला ट्रेनिंग कर रहे होंगे नेक्स्ट 6 थर्सडेज। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम हैंगआउट का फॉर्मेट फिर से इंट्रोड्यूस कर देंगे, वापस लेके आ जाएंगे। ऑलराइट। सो आफ्टरनून का बैच है ट्यूसडे को एंड थर्सडे को 3:30 से 4:30। इवनिंग का बैच होगा वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 10 से 11 रात को।
ओके। सो 7 तारीख को ट्यूसडे है, तो आफ्टरनून का बैच चालू होगा 7 अक्टूबर से, और इवनिंग बैच चालू होगा फ्रॉम 8th of October, दैट इज ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। एंड आई नो बीच में दिवाली भी आने वाली है, तो 1-2 हफ्ता हमारा थोड़ा सा खींचेगा, क्योंकि बीच में कुछ सेशंस आगे पीछे होंगे, बट वी विल मैनेज अकॉर्डिंगली, राइट? ठीक है। सो फ्रेंड्स, दशहरा हमें ये मैसेज देता है कि अगर हम अपने अंदर के लिमिटेशंस और फियर्स को जला दें तो नया ग्रोथ का रास्ता खुल जाता है। इसी तरह अगर आप सेलिंग को एक बर्डन समझने के रावण को जला देंगे, तो आप देखोगे कि सेलिंग एक सेवा बन जाएगी, एक तरीका जो लोगों को हेल्थ और लाइफ इंप्रूव करने का एक रास्ता बना देगा, राइट? सो चैंपियंस, मैं आपसे बस एक ही कमिटमेंट मांगता हूं कि आप इस प्रोग्राम को पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ में आप अटेंड करें। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके लिए विजय पथ का रास्ता है इस बिजनेस के अंदर। इस दशहरे के दिन अपने अंदर के डाउट्स, फियर्स और एक्सक्यूजेस को जला दीजिए, और 7 अक्टूबर से अपनी वेलनेस सेलिंग की जो युद्ध विजय यात्रा है, इसको शुरू कीजिए हमारे साथ। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। अमेजिंग हैंग आउट इट वॉज, आई रियली लव्ड इट। आप सब लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एंड डॉक्टर मनीष इज डूइंग अमेजिंग, राइट? सो ओवर टू शैलेंद्र जी अगेन, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी अच्छी बात। आपकी आवाज गई शैलेंद्र जी। अब आ रही नहीं है आ रही आवाज? है, अभी आ रही है, यस। एक का फोन आ गया गलती से। कोई बात नहीं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब आपने जो समझाया उसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया सबको। बस एक आखिरी में एक ही बात बोलूंगा कि ये जो हमको एक रावण को हराना है, जो रिजेक्शन रूपी रावण है हमारे सामने, उसको हराना है। और आज की हैंगआउट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। या डॉक्टर मनीष को क्लोज करने के लिए बुला सकते हैं, डॉक्टर जी। मनीष, इफ ही वांट्स टू ऐड समथिंग। मनीष। Yeah. So thank you शैलेंद्र जी, thank you everybody जिसने भी आज टॉपिक्स लिया, एंड इट वाज वंडरफुल। मैं क्लोजिंग में सिर्फ ये कहना चाहूँगा, लेट्स कीप दिस फ्लेम बर्निंग। आज हम रावण को तो जला देंगे, बट अपने अंदर की जो आग है ना, उसको धधकने दो, उसको मत पानी डालो, यू नो। ग्रेट फ्यूचर इज अहेड। दो और चार दो चार बाण अपने अंदर भी आग को जलाने के लिए भी लगा लगा सही सही। बाण एक्चुअली सही जगह पे लगनी चाहिए, तो भागेगा। राइट। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट, ये जो मंथ, ऑफ कोर्स यही मंथ में जो स्टार्ट हो रहा है, अंकुर जी का सेशन है। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, पावर ऑफ एसोसिएशन को याद रखिए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ऐसे हमारी कहावत। तो अगर हम इकट्ठा रहेंगे ना, साथ रहेंगे, आप सोचोगे मैं अकेले, कोई नहीं जी, मैं अकेले सब कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप एसोसिएशन से दूर गए, आप कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, मेरे बिजनेस में बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान आए, आज सब अपनी अपनी जगह तुर्रम तोड़ रहे हैं, है ना, बट एमवे में कुछ नहीं कर पाए। जो टिके रह गए, जो एसोसिएशन में रह गए, वही ग्रो कर गए। आप, मेरा सिर्फ ये सजेशन है कि आने वाले समय में जो भी ये सेशंस हम सेलिंग वाला करने वाले हैं, अंकुर जी का बहुत एफर्ट है उसमें, आप सोच के देखो, 6 सेशंस को बनाना, फिर उसको अमालगमेट करना, फिर माय गॉड कितना मेहनत लगेगा। और आप सबको पता है कि अंकुर जी कितने बिजी हैं, उनका आरोग्य भी, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली भी है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। उसके साथ अगर वो ये एफर्ट ले रहे हैं हम सब के लिए, उनका तो 1000 पीवी हो रहा है ना, उनको कोई जरूरत नहीं है। और वो चाहते हैं कि हमारा भी 1000 पीवी हो, 2000 पीवी हो, और क्यों नहीं। आज अंकुर जी का सुन के मुझे भी लग रहा था, यार मेरा भी 1000-2000 पीवी ऐसे हो जाए एवरी मंथ, तो कितना अच्छा रहे। एंड वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। सो लेट अस गेट अप। अगर आपको लगता है आपको सेलिंग बहुत अच्छी आती है, तो आपको जरूर ये सेशंस अटेंड करने चाहिए टू रिफाइन योर सेलिंग। और अगर आपको लगता है नहीं यार मेरे सेलिंग अच्छी नहीं है, मेरे पीवीज अच्छे नहीं हो रहे, तब तो जरूर अटेंड करना चाहिए। सो लेट्स फिल इन विद द नंबर्स। और अपने डाउनलाइंस को भी प्रमोट करो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आपके टीम से, उनसे बात करो, उनको ना कम्युनिटी बिल्डिंग, जो हमारा रिटेलिंग का वर्कशॉप हम करने वाले हैं, उसमें लेके आओ। एंड वो बहुत इंटरेक्टिव सेशन होगा, होमवर्क्स होंगे। सो डेफिनेटली लॉ ऑफ एवरेज विल वर्क, एंड मे बी इट वर्क्स फॉर यू, डोंट नो दैट। सो लेट्स मेक इट हैपन।
Thank you very much. Happy Dussehra. All right, everybody. Have a nice day. Bye bye.